अभी जेएमएम की वर्तमान सरकार चल रही है। इस सरकार के कार्यक्रम या इस सरकार के जो कार्यकाल है और उनका जो बहुत सारे जगहों पर उनका जो एक फेल्योर कहा जाए, एक तरह से उनका न विकास के मामले पर, न जनजातियों के मामले पर, हर एक मामले पर उनकी सरकार विफल रही है। इसको देख के लोग वोट करेंगे और मुझे नहीं लगता है कि गुमला जिला में यूपीए कहीं से भी टिक पाएगा। तो पूर्ण बहुमत की सरकार से झारखंड वासियों को बहुत सारी उम्मीदें थी और झारखंड वासियों को एक आशा जगा कि अब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है झारखंड में और लोकल स्तर के लोगों का सरकार बना है, इस तरह का लोगों का मानना हुआ। तो उम्मीद भी थी, आशा भी थी और जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जो एक मैनिफेस्टो था या उनकी जो चुनावी वादाएं थी, चुनावी घोषणा पत्र में बहुत तरह की चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया था, तो उन सब चीज़ों को जनता सोच के रखी हुई थी, सोच के चल रही थी। तो उसमें उन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े घोषणाएं की, उसको हम लोग बारीकी से बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक भी घोषणा उनका जो शुरू हुआ, घोषणाएं एक भी पूर्ण नहीं हो पाई। ओबीसी आरक्षण की बात तो पूरी तरह से छलावा है। आपने देखा होगा अभी कई रिजल्ट आए, सरकार की ओर से जारी किया गया। जेपीएससी का ही अभी रिजल्ट प्रकाशन हुआ, पीटी का, आपने भी देखा होगा। उसमें एक भी ओबीसी आरक्षण का पालन अगर इन्होंने किया है तो बताइए, सिर्फ छलावा पर छलावा करी है सरकार। नमस्कार, जोहार। झारखंड की राजनीति में लगातार कुछ ऐसे चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति में प्रभावित कर रहे हैं। झारखंड की राजनीति की अगर बात करें तो 5 प्रमंडलों के इस झारखंड में कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर एक चेहरे के तौर पर खुद को स्थापित किया है और एक ऐसा ही नाम है मिसिर कुजूर का। मिसिर कुजूर का परिचय ये है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे और उसके बाद साल 2019 में इन्होंने गुमला विधानसभा से चुनाव लड़ा और लगभग 60,000 वोट प्राप्त किए। आज ग्राम सभा के मंच पर हैं। मिसिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, जोहार आपको। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि झारखंड की राजनीति में जिस तरीके की स्थितियां और परिस्थितियां इस वक्त है, उन सारे पहलुओं को लेकर मिसिर जी क्या सोचते हैं और झारखंड की राजनीति के संदर्भ में इनकी क्या राय है। मिसिर जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा, साल 2019 में आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा। जिन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में आई थी, सरकार भले नहीं बनी, लेकिन पिछले जो 3 सालों का वर्तमान सरकार का कार्यकाल रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी एक भाजपा नेता के तौर पर, एक पूर्व विधायक प्रत्याशी के तौर पर? देखिए, जिस तरह से 2019 विधानसभा के बाद झारखंड में नई सरकार बनी और एक तरह से कहा जाए पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो पूर्ण बहुमत की सरकार से झारखंड वासियों को बहुत सारी उम्मीदें थी और झारखंड वासियों को एक आशा जगा कि अब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है झारखंड में और लोकल स्तर के लोगों का सरकार बना है, इस तरह का लोगों का मानना हुआ। तो उम्मीद भी थी, आशा भी थी और जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जो एक मैनिफेस्टो था या उनकी जो चुनावी वादाएं थी, चुनावी घोषणा पत्र में बहुत तरह की चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया था, तो उन सब चीज़ों को जनता सोच के रखी हुई थी, सोच के चल रही थी। तो उसमें उन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े घोषणाएं की, उसको हम लोग बारीकी से बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक भी घोषणा उनका जो शुरू हुआ, घोषणाएं एक भी पूर्ण नहीं हो पाई। जैसे हम बताएंगे कि उनका कहना था कि हम सरकार बनाएंगे तो सरकार सबसे पहले स्थानीय नीति, नियोजन नीति, बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारी भत्ताएं देंगे, बहुत तरह का उनका एक कहना हुआ था। लेकिन आप भी जानते हैं, चूंकि आप पूरे झारखंड में भ्रमण करते हैं, तो आपको भी पता ही होगा कि उन सब की क्या स्थिति है, क्या चल रहा है। लेकिन एक सवाल ये पनपता है कि आप कह रहे हैं कि सरकार अपने वादों पर विफल हुई है। पिछले 3 साल में अगर गौर करते हैं तो जो विवाद झारखंड के भीतर दिखाई पड़े, हमेशा एक बात ये दिखाई पड़ा कि आप राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं, वो क्षेत्रवाद के मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं। ऐसे में जो जनता के मूल मुद्दे हैं,
चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे नियोजन का सवाल हो, उस पर भी बड़ी राजनीति हुई और उस पर कोई एक बेहतर पॉलिसी भी बन करके नहीं आई, कोई समग्र नीति बन करके सामने नहीं आई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरा देश की पार्टी है और देश के कई राज्यों में हमारी सरकार भी है। उससे पूर्व झारखंड में भी हमारी सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार रही। ठीक है, राष्ट्रवाद हमारी मूल एजेंडे में है, लेकिन रघुवर दास की सरकार ने, आपने देखा होगा कि झारखंड के हर एक चीज़ों को बारीकी से काम करने का प्रयास किया था। चाहे रोजगार के विषय में हो, कई क्षेत्रों में आपने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति हो, पुलिस सेवा के क्षेत्र में दरोगाओं की नियुक्ति हो, वन क्षेत्र के मामले में आपने देखा वन रक्षियों की नियुक्ति हो, या जो भी अनुबंध कर्मचारी थे जो अपने मांगों को लेकर रघुवर दास के समय में सड़कों पर थे, उनकी मांगों को भी उनके हिसाब से हम लोगों ने पूरा करने का काम किया था। तो राष्ट्रवाद के साथ साथ क्षेत्रवाद को भी हमने जोड़ के रखा था और सारी जो क्षेत्र की जो समस्याएं थी, लोकल हमारे रांची, जमशेदपुर, दुमका या गुमला की बात हो, जगहों पर हमने हर एक स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार काम कर रही थी। और हमको तो नहीं लगता था कि सिर्फ दिल्ली से कोई आदेश आ रहा है, सिर्फ उसका पालन किया जा रहा है। हमें भी नहीं लगता था, आमजनों को भी नहीं लगता था। मुझे तो लगता है कि आमजनों को भी लग रहा था कि ये भाजपा की जो सरकार चल रही है उस वक्त की, वो हमारी ही सरकार चल रही है, ऐसे लोगों का मानना भी था। गुमला की जहां तक बात की जाए, जी, गुमला की जो राजनीति है, आपने यहाँ से चुनाव लड़ा, 60,000 लगभग मतदाताओं ने आपको प्यार दिया। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर क्या संभावनाएं हैं भविष्य में, अगर 2024 में अगर चुनाव होता है तो? क्योंकि एक बात पर आप गौर करिए कि जो झारखंड में महागठबंधन है, वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि अगर महागठबंधन की स्थिति बनी रहती है तो भाजपा के लिए स्थितियाँ मुश्किल हो जाती है। ऐसे में आप लोग जीत के लिए क्या रास्ता निकालेंगे? देखिए, आपको भी पता है कि गुमला जिले की तीनों सीट आज से पूर्व में अगर आप देखा जाए तो तीनों सीट भाजपा की झोली में कई एक बार रहा है। गुमला जिला का सिसई विधानसभा हो, बिशुनपुर विधानसभा हो या गुमला विधानसभा हो, जिले की तीनों विधानसभा सीट कहीं ना कहीं बीजेपी की झोली में अधिक बार जेएमएम से रहा है। पिछले विधानसभा में गठबंधन उन लोगों का रहा, कांग्रेस और जेएमएम वालों का, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं कैंडिडेट था गुमला विधानसभा से। तो प्रतिस्पर्धाएं रही, काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन कहीं कुछ मामलों पर हम लोग जरूर पिछड़ गए। लेकिन आगे आने वाले दिन पर, क्योंकि अभी जेएमएम की वर्तमान सरकार चल रही है, इस सरकार के कार्यक्रम या इस सरकार के जो कार्यकाल है और उनका जो बहुत सारे जगहों पर उनका जो एक फेल्योर कहा जाए एक तरह से, उनका न विकास के मामले पर, न जनजातियों के मामले पर, हर एक मामले पर उनकी सरकार विफल रही है, इसको देख के लोग वोट करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि गुमला जिला में यूपीए कहीं से भी टिक पाएगा। लेकिन एक बात पर जब हम लोग गौर करते हैं झारखंड के भीतर, जी, कि जो यहाँ का पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो राजनीतिक चर्चा परिचर्चा का विषय है, यहाँ के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हमेशा से आप देखिएगा कि खतियान का मुद्दा हो, जल जंगल जमीन का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दे राजनीति के केंद्र में रहते हैं और इन्हीं बिंदुओं पर यहाँ पर राजनीति पिछले 22 सालों में होती आई है। ऐसे में उन नौजवानों का क्या होगा जो सड़कों पर लगातार आंदोलन करके अपने रोजगार की बात कर रहे हैं, अपने नियोजन की बात कर रहे हैं, और जो नियोजन नीति आई वो कोर्ट में नहीं टिक पाया। इन सारे सवालों पर आप एक बतौर युवा क्या सोचते हैं और इसका क्या समाधान का रास्ता हो सकता है? देखिए, जेएमएम सरकार का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था नियोजन नीति, जो उन्होंने मैट्रिक और इंटर के लेवल के से पढ़े हुए लोगों के लिए उन्होंने कहा कि झारखंड से जो लोग मैट्रिक और इंटर किए हैं उनको हम लोग नियोजन नीति में उनको रखेंगे। जिस तरह से अन्य जगहों पर भी देखा जा रहा है, अखबार के माध्यम से भी सुनने को मिल रहा है, और कई लोग डिबेट भी कर रहे हैं, कई युवकों से हमारी बातचीत होती है जो रोजगार की तलाश में है। उन लोगों का स्पष्ट कहना है कि ऐसा नियोजन नीति झारखंड सरकार लाया और उन लोगों को, जो विद्यार्थी हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको भी पहले से पता था कि कहीं ना कहीं यह नियोजन नीति रद्द होगी। तो वैसे नियोजन नीति को लाके झारखंड की सरकार ने युवाओं को, मैं कहूँगा, एक झुनझुना पकड़ाने का काम किया, ठगने का काम किया।
और स्पष्ट रूप से ठगा। और आज देखिए बेरोजगारों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और यही कारण है कि स्पष्ट नियोजन नीति नहीं होने के कारण रोजगार की संभावनाएं झारखंड में समाप्त हो रही है। भाजपा ने लगातार हेमंत सरकार पर यह आरोप लगाया कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बहुत खराब हुई है, और रघुवर सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी थी। रघुवर सरकार में जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स थे वो कंट्रोल में थे, अभी फिलहाल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कंट्रोल में नहीं हैं। ये जो आरोप है वर्तमान सरकार पर, इसके पीछे क्या बुनियाद है, क्या फैक्ट्स हैं? सचमुच उसी तरह का बात है कि जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो सरकार उस समय कड़े स्वरूप में चल रही थी, कड़ा डिसीजन हो रहा था, कड़ा निर्णय हो रहा था। अभी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता है। पुलिस प्रशासन अपने में व्यस्त हैं, सरकार अपने में मस्त हैं, और अपराधी चारों ओर घूम रहे हैं। मुझे तो लगता है कि रघुवर दास जी के कार्यकाल के समय में जिन अपराधियों को हम लोगों ने बिल के अंदर घुसेड़ दिया था, वे लोग सारे लोग बिल से बाहर आ गए हैं। हाल के दिनों में मैं गुमला की बात बताऊं, एक हमारे नेताजी का भी हत्या कर दिया गया उन्होंने। उनके अपराधियों को आज तक करीब 10 से 12 दिन हो गया घटना को घटे हुए, लेकिन आज तक उनके द्वारा किए गए अपराधियों का उनको पकड़ नहीं पाई पुलिस। और ऐसे कई मामले हैं क्षेत्र में, और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनजातीय महिलाओं के साथ ज़्यादा उत्पीड़न के मामलाएं आ रहा है, उनको भी न्याय नहीं मिल पा रहा है इस सरकार में। वे लोग भी प्रयासरत हैं, और उनका भी एक सोच होता है कि झारखंड सरकार बनी है, हम लोगों के लिए बनी है, आदिवासियों के लिए बनी है, जनजातियों के लिए बनी है, लेकिन वे लोग भी अब इस सरकार को कह रहे हैं कि इस सरकार में सिर्फ पूंजीपति लोगों को ही पूछा जा रहा है, आदिवासियों का, जनजातीय समूह का किसी को कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार भी ये आरोप लगाती है भाजपा के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की विरोधी पार्टी है। इस सवाल से, इस आरोप से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और अगर इसके बचाव में कुछ तर्क देने की बात आएगी तो आप क्या कहेंगे? पॉलिटिकल स्टैंड है उनका, हेमंत जी का पॉलिटिकल स्टैंड है कि बीजेपी आदिवासियों की पार्टी नहीं है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोग आदिवासियों की हितैषी वाली पार्टी है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी एक आदिवासी कार्यकर्ता हूँ, और हमारे भी गांव घर में बहुत सारे आदिवासी निवास करते हैं, जनजातीय भाई बहन निवास करते हैं। सरकार बनने के बाद थोड़ा सा आस जगा था, लोग सोच रहे थे कि अब शायद आदिवासियों का कुछ कल्याण होगा। जैसे मान के चलिए कि आदिवासियों का जो पढ़ने वाले बच्चों का छात्रवृत्ति कुछ बढ़ेगी, उनका छात्रवृत्ति भी नहीं बढ़ी, समय समय पर छात्रवृत्ति भी उनको नहीं मिला बच्चों को, बल्कि स्कूल का ड्रेस का कलर जो है वो चेंज जरूर हुआ है, लेकिन विद्यार्थियों का जो एक स्किल होना चाहिए, एक हुनर होना चाहिए, उस पर अभी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। एक मुद्दा आया कुछ दिनों पहले डिलिस्टिंग को लेकर के जी, कि वैसे लोग जो क्रिश्चियनिटी को मान लिए हैं और ट्राइबल रहे हैं, उनको जनजातीय आरक्षण या जनजातीय समुदाय से उनको अलग किया जाए, और लगातार सरना सनातन एक है ये बात भी कहते रहते हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से डिलिस्टिंग का बात आया है तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि जो मूल सरना है उनको सचमुच आरक्षण का लाभ तो नहीं मिल पा रहा है। अगर गांव स्तर पर आप देखेंगे और वहां के जो नवयुवक साथी हैं जो रोजगार के तलाश में हैं, सही मायने में वैसे सरना नवयुवकों को रोजगार होना चाहिए आरक्षण के माध्यम से, लेकिन आरक्षण का लाभ वैसे लोगों को मिल जा रहा है जिसका चर्चा आपने किया, जिक्र आपने किया, और वे लोग रांची में हैं, पढ़ लिख के अच्छे परिवार में हैं, तो पढ़ाई में भी आगे हैं, तो सचमुच मुझे लगता है कि उनको आरक्षण का लाभ ज़्यादा मिल पा रहा है। इसलिए हमारे गांव स्तर के जो मूल सरना है उनको आरक्षण का लाभ नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह मुद्दा तो चलना ही चाहिए। आप चूंकि गुमला से आते हैं, इस इलाके में एक चीज़ जो दिखती है कि जो यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, हालांकि वो पूरे झारखंड में है, लेकिन आप पालकोट को देखिए या फिर यहाँ जो आंजन धाम की बात कहते हैं हम लोग, आपको क्या लगता है कि सरकार को पर्यटन को लेकर कुछ बड़ा पहल करना चाहिए था, जिससे कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सके, कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, क्योंकि संभावनाएं यहाँ नज़र आती हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से हमारा गुमला जिला प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है,
तो निश्चित रूप से पर्यटक के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत सारा स्कोप है। पूर्व के सरकार ने सड़कों को लेकर बहुत अच्छा काम किया और जहाँ जहाँ पर्यटक की संभावनाएं हैं वहाँ पर सड़कों को बनाने का काम हमारी सरकार ने किया था। और जो पर्यटक स्थल जहाँ पर है, जैसे हम लोग देखते हैं आंजन धाम जी को, तो आंजन धाम जाने की जो सड़क मार्ग पहले बहुत बेकार सी पड़ी हुई थी, उसको भी हमारी सरकार तंदुरुस्त की है और ऊपर तक चढ़ने का जो पहाड़ का रास्ता है उसको भी सुविधापूर्ण हम लोगों ने बनाया। लेकिन बहुत सारी मैंने सरकार को एक योजनाबद्ध तरीके से उसको डेवलपमेंट करने के लिए कुछ एक बनाना चाहिए, लेकिन इस सरकार में तो हम लोगों को उम्मीद ही नहीं है कि कोई भी पर्यटक क्षेत्र अच्छा करेगा, ऐसा हम लोगों को उम्मीद भी नहीं है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा टांगीनाथ क्षेत्र है, वहाँ तो एक सड़क भी नहीं है जाने का, जबकि वहाँ पर आप जिस दिन जाएंगे उस दिन भी सैकड़ों श्रद्धालु वहाँ पर बाबा टांगीनाथ से आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं। बगल के राज्य छत्तीसगढ़, बगल के राज्य उड़ीसा और झारखंड के कई जिलों से लोग वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर तो एक मुझे लगता है कि देशव्यापी पर्यटक स्थल बनाने की जरूरत है। दूसरी चीज आप देखते हैं कि हमारे जिला से सटा हुआ एक जगह है राम रेखा, वहाँ की रोड को तो हमने बनाया पिछले सरकार में, लेकिन वहाँ पर जो पर्यटक की जो संभावनाएं हैं, क्योंकि भगवान राम का पद चिन्ह है वहाँ पर और उसको देखने के लिए भी कई राज्यों से लोग आते हैं, तो उसको भी हम लोगों को बड़ा करने की जरूरत है, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो और कई जगह है जहाँ पर हमारे गुमला जिला में फॉल वगैरह हैं, उन सब फॉल को भी रांची के, जैसे आप लोग के रांची में जो हिरनी फॉल है, दसम फॉल है, उस टाइप से डेवलपमेंट करना चाहिए, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है। अगल बगल के लोग आशान्वित हैं कि कभी ना कभी हमारे इस क्षेत्र का भी कायाकल्प होगा और हम लोग भी एक अच्छी जगह पर रहेंगे और हमारा भी व्यापार चलेगा, ऐसे लोगों के मानना है। लेकिन आवागमन सही नहीं है, वहाँ रहने का जगह नहीं है, ठहराव नहीं है, जो वहाँ पर गेस्ट हाउस होना चाहिए वो नहीं है, तो बहुत सारा दिक्कत है। इसलिए पर्यटक आते हैं और सेम डे वापस चले जाते हैं। कुछ दिनों पहले अमित शाह जी का आगमन हुआ चाईबासा में और ये कवायद लगाई गई। ये लोगों ने सोचा कि शायद 2024 की अब तैयारी शुरू हो गई है। 2019 में चूँकि बहुमत नहीं मिल पाया भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में, 2024 की लोकसभा में आप लोग किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? मोदी जी का कार्यकाल या फिर रघुवर दास जी का जो कार्यकाल झारखंड में रहा उसको लेकर के जाएंगे, या वैसे कौन मुद्दे होंगे जिसको लेकर जनता के बीच आप लोग जाने वाले हैं? देखिए, मुद्दे तो अनेक हैं और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी भारत देश को विकास की ओर अग्रसर बढ़ा के चल रहे हैं। और आज अगर देश की, हम लोग भारत देश की बात करें, भारत देश की तुलना दूसरे देशों से करें, बगल का देश पाकिस्तान है, बगल का देश श्रीलंका है, उन देशों की स्थिति क्या है? अभी तो पाकिस्तान से जो आवाज़ आई कि आटा 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 नहीं मिल रहा है, आटा का मतलब ये हो गया है, तो लोग वहाँ खाने पीने को तरस रहे हैं। कोरोना काल के बाद कई देशों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारत देश में खाने पीने के लाले पड़ गए, ऐसा नहीं है। भारत देश एक सिस्टमाइज तरीके से एक मजबूत राष्ट्र के रूप में भी उभरा है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में। और निश्चित तौर पर आपने कहा कि अमित शाह जी चाईबासा आए थे और सचमुच हमें भी जिस तरह से जानकारियां मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के अब चुनावी मोड में जरूर आ गई है। और आप भी जान रहे हैं कि झारखंड में करीब 14 सीट है, 14 सीटों में से 12 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और 2 सीट जो हमारे पास नहीं है उस पर भी हम लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा निचले स्तर को मजबूत कर, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन सीटों को भी हम लोग जीते हैं। अब कुछ मसले हैं झारखंड के जिसको लेकर के जो राजनीति हुई और हेमंत सोरेन की सरकार ने केंद्र के पाले में गेंद को डाला है। खतियान के मसले पर उन्होंने कहा है कि इसे 9वीं अनुसूची में सरकार शामिल करे, इसलिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। दूसरा था सरना धर्म कोड का, ST SC OBC आरक्षण का मसला था और एक आपकी यहाँ पर नियोजन नीति है। सरकार का ये दावा है कि नियोजन नीति हम फिर से बना रहे हैं। ST SC OBC का आरक्षण हमने जो OBC का 27% है वो लागू कर दिया है। सरना धर्म कोड के प्रस्ताव को हमने दिल्ली भेज दिया है और खतियान आधारित स्थानीय नीति को भी हमने दिल्ली भेज दिया है। इस पूरे मसले पर आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार पल्ला झाड़ रही है केंद्र के पाले में गेंद डालकर, या सिर्फ ये अब राजनीति का एक मुद्दा बनकर रह जाएगा, इसका कोई अस्थायी समाधान इस सरकार के कार्यकाल में भी नहीं निकल पाएगा?
देखिए, जो चीज़ें हैं 1932 का जो मामला है, मुझे लगता है कि उसको झारखंड विधानसभा से उन्होंने जो पारित कराया तो लागू भी झारखंड विधानसभा से ही उनको कराना चाहिए था। अगर शायद उसी दिन जिस दिन इन लोगों ने एक विशेष सत्र बुलाकर इसको पारित कराया, उसी दिन झारखंड में अगर 1932 खतियान लागू हो जाता तो लागू हो जाता। किसको क्या दिक्कत थी? हमारे माननीय विधायकों ने भी तो उसमें समर्थन किया हाउस पर। सरना धर्मावलंबियों के लिए सरना धर्म कोड की जो बात है, उसमें भी जिस दिन उन्होंने विशेष सत्र बुला के उसमें जो पारित कराया, उसमें भी हमारे माननीय विधायकों के द्वारा उस पर समर्थन किया गया कि एक अगर हमारे सरना धर्मावलंबी सरना कोड मांग रहे हैं तो ठीक है भाई, देना चाहिए। और ओबीसी आरक्षण की बात तो पूरी तरह से छलावा है। आपने देखा होगा, अभी कई रिजल्ट आए, सरकार की ओर से जारी किया गया। जेपीएससी का ही अभी रिजल्ट प्रकाशन हुआ, पीटी का, आपने भी देखा होगा। उसमें एक भी ओबीसी आरक्षण का पालन अगर इन्होंने किया है तो बताइए, सिर्फ छलावा पर छलावा करी है सरकार। अगर इनको ओबीसी से इतना प्यार रहता तो हाल के दिनों में पंचायत चुनाव हुआ, तो बिना ओबीसी को आरक्षण दिए हुए इन्होंने पंचायत चुनाव करा दिया। तो और अभी ओबीसी को ये लोग प्यार दिखा रहे हैं कि ओबीसी को हम लोग आरक्षण दे रहे हैं। कहाँ से इनका आरक्षण सक्सेस हो रहा है? आरक्षण के नाम पर बस धोखा देने का काम इन्होंने कर रहा है। चलिए, मेरा अंतिम सवाल है कि गुमला में आप राजनीति करते हैं, पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया था, अपनी राजनीतिक पारी को भविष्य में आप कहाँ देखते हैं अब आगे? अब देखिए, तो पार्टी की जिम्मेवारी है, पार्टी अगला क्या दायित्व देती है, क्या जिम्मेवारी देती है। निश्चित रूप से पार्टी को लगेगा कि पार्टी के लिए हम अगर कोई न्याय कर रहे हैं, अगर पार्टी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो पार्टी भी कहीं ना कहीं न्याय करती है। और इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी है और सबों को ले दे के चलती है, तो सबका न्याय इस पार्टी में होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो 2 दशकों के झारखंड में कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक एंट्री की है, उनकी पॉलिटिकल एंट्री हुई है और लगातार सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अपनी सहभागिता को बनाए हुए हैं। हम झारखंड के अलग अलग इलाकों से आपको ऐसे ही नौजवान नेताओं से मिलाते रहेंगे और झारखंड के संदर्भ में उनकी राय को जानते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।